हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछला वीडियो में हमने बात की थी टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है क्या था? जस्ट क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं। एक था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें हमने पढ़ा था आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये हमेशा 2D बॉडीज में लगता था, है ना। इसको मिस नहीं करना है, हमेशा 2D में लगेगा, 3D ऑब्जेक्ट पे इसको नहीं लगा सकते हो। और दूसरा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसमें हमने क्या बात की थी? I इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द न्यू रोटेशन एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ मास रोटेशनल एक्सिस। कुछ कुछ मैप कर पा रहे हो? मैप नहीं कर पा रहे तो एक बार फिर से रिवाइंड करके पिछला वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल रोटेशनल मोशन पे, जिसमें कि हम लोग को मतलब इस पे आने से पहले जस्ट सोचो कि हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे थे जो अभी तक, इसका मकसद क्या हो सकता था। हमने टॉर्क पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, है ना। और क्या क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा। ये सब कुछ पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या था? क्या क्यों करना चाहते हैं आखिर ये हम लोग? बेसिकली फिजिक्स इन सब में क्या लग सकती है? फिजिक्स क्या हो रहा है यहाँ पे? फिजिक्स का क्या मकसद था? फिजिक्स का दो ही मतलब होता है जो हम लोग मैकेनिक्स में 11th के स्टार्टिंग से अब तक पढ़ते आए हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विदाउट नोइंग द फोर्स, अगर अभी की स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो इतनी देर बाद कहां पे पहुंचेगा, इतनी देर बाद स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम लोग फोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। और दूसरा एक होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से हम लोग फोर्स की बात करते हैं, हमें ऐसा चाहिए प्रोसेस, हमें ये एक्सेलरेशन चाहिए तो कितनी फोर्स लगानी होगी, हमने ये फोर्स लगा दी है तो कितनी एक्सेलरेशन आएगी, है ना। तो एक तो हम लोग डायनेमिक्स में फोर्स पता करने की बात करते हैं, और या फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये पता करने की बात करते हैं। और काइनेमेटिक्स में क्या करते थे? काइनेमेटिक्स में अभी का मेजरमेंट सिर्फ ले लिया, अभी ये स्पीड है, ये रोटेशन है, ये एक्सेलरेशन है, या डिस्प्लेसमेंट है, आगे क्या होने वाला है इस बॉडी का फ्यूचर, कितनी दूर तक ये जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, कितनी देर में रुकने वाली है, या क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या होना है। तो काइनेमेटिक्स में यह सब बातें करते थे। अब यही सब चीज हमें अप्लाई करना है रोटेशनल में। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अब बात कर रहे थे, जिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिस रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे, उसकी काइनेमेटिक्स में अब हम लोग जाएंगे। काइनेमेटिक्स में क्या मतलब? यही कि अगर यदि हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, या इनमें से कुछ पता है, तो बाकी अननोन चीजें पता करने की कोशिश करेंगे। काइनेमेटिक्स में इतना ही है। काइनेमेटिक्स में हम लोग टॉर्क की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई जरूरत नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल सिंपल होने वाला है। तो इसको पढ़ने या समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो लीनियर मोशन हम लोग पढ़े हैं अब तक, मोशन इन 2D या मोशन इन 3D, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर देखते चले जाएंगे क्या होता है। जैसे यहां पे लीनियर मोशन की हम लोग बात करेंगे एक साइड में, और इस साइड में रोटेशनल की बात करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी लीनियर में क्या होता था? वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी होता है, इसमें एंगुलर की कोई जरूरत नहीं होती है। और इसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? U या V। एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन में जब आ जाते हैं तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं? ओमेगा। मतलब हमें पता है
यूनिट इसका क्या लेते हैं, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड था, पता ही है सभी को, है ना। देखो मैच कराना है सिर्फ हमें, जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं शुरू से अब तक 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़े हैं उससे अब मैच कराते चलेंगे। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती थी, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एक्स या एस या एक्स। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लोग एंगल नापते हैं, है ना। एंगुलर में तो एंगल नापेंगे, इसका सिंबल हम लोग लेते थे थीटा, और इसको नापते हैं रेडियन में, ठीक है। रेडियंस पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे आने के पहले रेडियन में क्लियर कर दूंगा एक बार फिर से। एंगल हम लोग रेडियन में नापते हैं। एंगल नापने का एक और मेथड हो सकता है डिग्री, जो कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें डिग्री में। रेडियन में हो सकता है उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो मैं उसको अभी कवर कर दूंगा। एक्सेलरेशन, लीनियर में एक्सेलरेशन क्या होता था, ए, इसका यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था, अल्फा, और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, थीटा नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब इतना कुछ हो गया तो सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारे होते थे लीनियर मोशन के, उसको लिखते हैं पहले। क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ये होता है। इसका करस्पॉन्डिंग दूसरा क्या होगा, v फाइनल वेलोसिटी, है ना, इसको मान लो ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी को मान लो ओमेगा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा जीरो प्लस अल्फा इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो बिल्कुल सेम है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, टाइम, टाइम, एकदम सेम करस्पॉन्डिंग मैच होता चला जाएगा। दूसरा क्या होता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है ये सारे इक्वेशंस में तो कोई डाउट नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। मैच हो गया फिर से पूरा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, टाइम, हाफ टू हाफ है ही, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, एकदम सेम मैच होता चला जाएगा। और तीसरा क्या होता है इक्वेशन हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2as की जगह क्या लिखूं, यहां देख लो वापस, डाउट हो तो यहां आ जाओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, थीटा लगाना है यहां पे, 2a थीटा। बस इतना कर दिया, काम खत्म है। ओके, इतना कर दिया, काम खत्म है। समझ में आया, कोई नई चीज नहीं की, अभी पुरानी चीजें जो थी वही देख रहे थे। चलो अब रेडियन को एक बार देख लेते हैं हम लोग, अगर डाउट है रेडियन को तो फिर से क्लियर कर लेते हैं। एक सर्कल में सेंट्रल एंगल मेजर करते हैं, सेंटर पे यदि एंगल मेजर करते हैं, यह पूरी एंगल, ये सर्कल कम पता नहीं क्या लग रहा है लेकिन मान लो इस सर्कल है, सर्कल में अगर इस एंगल को मेजर करते हैं तो क्या होता है, यह 360 डिग्रीज। और यदि 360 डिग्री को रेडियन में मेजर करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं 2 पाई। क्यों बोलते हैं 2 पाई, हमारा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, याद है 2 पाई आर, है ना। इस पूरे इस सर्कल का लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल हम लोग को पाई में नाप, इस तरह से नापना होता है रेडियन में। ये जो 2 पाई है ये रेडियंस में एंगल बोलते हैं इसको। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, 360 डिग्रीज
पाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 180 डिग्रीज। पाई बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्रीज हो जाएगा। पाई बाई 3 करेंगे तो 60 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। पाई बाई 4 करेंगे तो कितना होगा 45, ये सब तो आराम से हम निकाल सकते हैं 45 डिग्रीज। तो हम लोग जब ये कैलकुलेशंस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, थीटा की, तो हम लोग जनरली इसको रेडियंस में नापते हैं। कोई जरूरी नहीं है रेडियंस में नापना, मैंडेटरी नहीं है। जिस यूनिट में नापेंगे उसी यूनिट में आंसर आएगा। अगर डिग्री में नापेंगे तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो यू हमने ये हमने डिग्रीज पर सेकंड में नाप दिया, तो इसको भी डिग्री पर सेकंड में नापना होगा। सेम लाइक किलोमीटर पर आवर में नापो या मीटर पर सेकंड में नापो, यहां पे वही है। रेडियंस पर सेकंड में नापो या डिग्री पर सेकंड में नापो, एक ही बात है, एक ही बात है। यहां पे रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी नाप सकते हैं। यस, रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी नाप सकते हैं। ये सब बस मेजरमेंट के डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट यूनिट्स हैं। ओके, तो एक एग्जांपल है हमारे पास अब। द एंगुलर स्पीड of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. ठीक है, what is its angular acceleration assuming acceleration to be uniform? हमें ओमेगा जीरो क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा जीरो क्या दिया, 1200 आरपीएम। देखो अब यहाँ पे एक नया यूनिट है आरपीएम, तो रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। फाइनल वेलोसिटी ओमेगा क्या दिया है 3120 आरपीएम, और हमें निकालना क्या है एक्सेलरेशन। टाइम दिया है हमें 16 सेकेंड, एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, बस इसमें डाल दो, आंसर आ जाएंगे हमारा। क्या आता है 3120 इज इक्वल टू 1200 प्लस अल्फा इंटू 16, टाइम 16 है हमारे पास। ठीक, कितना आ जाएगा 3120 माइनस 1200, 1900 डिवाइड 20, 1920 डिवाइड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर आ जाएगा। रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे हमने टाइम को सेकंड में ले लिया है और इसको मिनट में नाप रखा है स्पीड को, ये नहीं चलेगा। टू पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 2 पाई डिवाइड बाय 60 कर दो, हमें सब कुछ सेकंड में मिल जाएगा। 2 पाई डिवाइड बाय 60, यहां पे 16 आ गया, तो 16 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 60 इंटू 1920, 16 कैंसिल करा दो, 122 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई हाई फंडा काम नहीं हो रहा है, सिंपल सिंपल काम हो रहा है सारा। यूनिट्स को मैच होना चाहिए, एक जगह मिनट में था और एक जगह सेकंड था, यह नहीं हो सकता है। या तो दोनों यूनिट सेकंड में हो या दोनों मिनट्स में हो। जैसे देखो अब इसी क्वेश्चन को ना एक और तरीका हो सकता है बनाने का, ये आरपीएम को हम लोग सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आरपीएम को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, और इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 52 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां पे लगा दो हमारा फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू 52 माइनस 20 डिवाइड बाय 16,
32 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैच करो, सेम आ रहा है। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर यहां आया, यहां 4 पाई आया, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियंस होगा? 2 पाई इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, तो 2 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 पाई। मैच हो रहा है, सेम आंसर आएगा। यूनिट बदलने से दिक्कत नहीं होगी, आंसर को तो सेम ही आना है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? इसको क्लीन कर दूं मैं। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? तो हम लोग रिवॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा जीरो हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 1200 आरपीएम, जिसको हमने लिखा 20 आरपीएस। ओमेगा हमने लिखा था 3120 आरपीएम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 52 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। टाइम हमें दिया है 16 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाओगे तो हमें एल्फा की जरूरत है। एल्फा जो अभी निकला था 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, उसको लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा आंसर। जैसे लगा के देख लो, 20 इंटू 16 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 16 स्क्वायर 256, यह कैंसिल हो जाएगा। 320 प्लस 256 इज इक्वल टू 576 रिवॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा, अगर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2AS एल्फा एस, इसमें भी अल्फा लगेगा ही, अल्फा थीटा, इसमें भी अल्फा लगेगा। हमारा जो अल्फा निकला था और थीटा निकला था, इसमें तो दोनों की जरूरत पड़ जाएगी हमें। सॉरी, थीटा तो हमें निकालना है, थीटा तो हमें निकालना है, सिर्फ अल्फा की जरूरत पड़ेगी। निकाल लेते हैं यहां से भी। ओमेगा स्क्वायर होगा हमारे पास 52 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू थीटा। क्या आएगा? 52 स्क्वायर, 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 2 कैरी 2704 माइनस 400 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। ये हो जाएगा 2304 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 3 कैरी 30, 7 4 सा 28, 2 बचा 24, 6, 576 रिवॉल्यूशंस। चाहे जिधर से भी निकालो, आंसर को तो वही आना है। ठीक है। तो यह था हमारा काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग फोर्स की बात नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, यह सब कुछ निकाल लेते थे। अब आता है दूसरा पार्ट, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमें फोर्स, जो कि यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। टॉर्क की भी हम लोग बात करेंगे अब। तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पता है, बस जो एक प्रिकॉशन है, जो प्री कंडीशन जिसको हमें फॉलो करना है, वो लिखा हुआ है। क्या है कि हमारे कैलकुलेशन में हमने क्या बात करनी है? फिक्स्ड एक्सिस पे रिवॉल्यूशन होगा। रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑन द फिक्स्ड एक्सिस, वो एक्सिस चेंज नहीं हो सकता है। इसको, इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है? वी नीड टू कंसीडर ओनली दोस फोर्सेस दैट लाई इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस से जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगी, सिर्फ उसको कंसीडर करना है। यदि एक्सिस से परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे मान लो ये एक रिंग है जो कि रोटेट कर रही है इस एक्सिस पे, अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इस तरह से एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में रिंग, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से, जो कि
परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम लोग को इग्नोर लेना है और पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसको इग्नोर कर देंगे. We need to consider only the forces that lie in planes perpendicular to the axis. Forces which are parallel to the axis will give torque perpendicular to the axis. इसको नहीं करना है हमें, वो एक्सिस को चेंज करने की कोशिश करेंगे वो फोर्सेस, जो हो नहीं सकता है, वो फिक्स है हमारा एक्सिस, तो ऐसा नहीं हो सकता है. दूसरा, we need to consider only those components of position vectors which are perpendicular to the axis. पोजीशन वेक्टर इसी 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 पे थीटा नापना है ना, इसी रिंग के ऊपर थीटा नापना है, तो पोजीशन भी सिर्फ उसके परपेंडिकुलर में लेना है. कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अलोंग द एक्सिस विल रिजल्ट इन टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड नीड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. मतलब रेडियस आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एफ जो भी करेंगे ना हम लोग, तो हमें सिर्फ इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है. फोर्स भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, बाकी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देंगे. इसका प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिया है पर मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं कवर, क्योंकि इसकी कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही अभी. पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, आगे जरूरत होगा तो प्रूफ को कवर करेंगे हम लोग. तो हम लोग बात कर ही चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट हम लोग नापते हैं थीटा में, वेलोसिटी नापते हैं हम लोग ओमेगा में, सबका मीनिंग क्लियर है. एक्सेलरेशन हम लोग नापे अल्फा में. मास की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, ये नई चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर रहा है, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सिस थ्योरम से इसके बारे में. फोर्स की जगह हमें टॉर्क निकालनी है. टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर देना है हमें. और जैसा कि अभी बात किए हैं, हम लोग सिर्फ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लीनियर में काम हो जाएगा हमारा. देख लो कितना आसान हो गया. रोटेशन इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन चूंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक फिक्स कर दिया, हम लोग इसी के अबाउट रोटेट कराएंगे किसी भी चीज को, है ना. रिंग है तो इसके अबाउट ऐसे घूमते रहेगी, डिस्क है तो वो भी इसके अबाउट ऐसे ही घूमेगा. तो यह करने से हमारा फोर्स जो है ना, फोर्स हमारा लीनियर आ जाता है, वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कंपोनेंट इसी डायरेक्शन के हमें लेने हैं, दूसरे डायरेक्शन के लेने ही नहीं है, तो यह हमारा स्केलर आ जाएगा. वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब करस्पॉन्डिंग सोचो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इंटू थीटा. फोर्स की जगह टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट थीटा. काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर होता था. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम के जगह यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वी के जगह यूज करना है ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता था, इससे देख लो एकदम आराम से आ जाएगा. टॉर्क इंटू ओमेगा हमारा पावर आ जाएगा. मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता था, यहाँ पे आई इंटू ओमेगा हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल, वेरी सिंपल. इस तरह से सारे करस्पॉन्डिंग हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं. तो ये एग्जाम्पल है 7.15. इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा. इस क्वेश्चन को देखो, अभी क्वेश्चन को देखो, जितना कुछ बताया वो कॉन्सेप्ट्स लगा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सारा कुछ जो यहाँ पे लिख दिया है ना, इतना सिंपल सिंपल चीजें जो लिखे हैं, बस इसी को अप्लाई करना है. जो मुश्किल वाला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, उसकी जरूरत नहीं है. यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास दिया है, रेडियस दिया है, मास और रेडियस दोनों दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा देना है और बाकी सारा काम कर देना है. ट्राई करो, नहीं होता है तो अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा इस क्वेश्चन को. ओके, बाय बाय.